हेलो स्टूडेंट्स, मैं कवलजीत व्यास एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का MCS AVM यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभी तक हमने मेरी पिछली वीडियो में NCERT 9th सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट 1 से रिलेटेड, जिसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ, उससे रिलेटेड अपन ने पदार्थ किसे कहते हैं और उनके अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। जिन विद्यार्थियों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो YouTube पे जाके पहले वो वीडियो देख ले, ताकि इस वीडियो में जो जो टॉपिक पढ़ाया जाए वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ सके। बात करते हैं हम, पार्ट 1 ही है हमारे आसपास के पदार्थ। टॉपिक लेते हैं अपन पदार्थ की अवस्था। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उन सभी वीडियो को आप आसानी से देख सके और उनका लाभ उठा सके। तो बात करते हैं हम इस टॉपिक से रिलेटेड मुख्य टॉपिक पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, ये जो इस पार्ट का टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कई सारे प्रश्न जो है वो एग्जाम में विभिन्न प्रकार, विभिन्न टाइप से, वेरियस टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान से इस टॉपिक के बारे में समझना है। तो लीजिए बात करते हैं, टॉपिक है पदार्थ की अवस्था। वैसे देखा जाए हमने पदार्थ के बारे में काफी चर्चा की है। तो प्रकृति में पदार्थ जो है वो मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पदार्थ की मुख्य रूप से जो अवस्था है वो कितनी है? 3। कौन कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था जिसको अपन सॉलिड कहते हैं, द्रव अवस्था जिसको हम लिक्विड कहते हैं, और गैसेस अवस्था जिसको अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में गैस कहते हैं। ये पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था है। इसके अलावा पदार्थ की 4थी अवस्था और है जिसका नाम है प्लाज्मा, और पदार्थ की 5वीं अवस्था और है जिसका नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। ये 5 अवस्थाएं पदार्थ की है, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग आपके बुक के अंदर पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्था दे रखी है? 3 अवस्थाएं दे रखी है। उन्हीं का अपन अध्ययन करेंगे। तो पहले बात करते हैं अपन ठोस, द्रव और गैस। इससे रिलेटेड अब इनकी तुलना अपन करें। इस टॉपिक में ज्यादातर क्वेश्चन इनकी तुलनाओं से आता है। ठोस, द्रव, गैस में अंतर लिखिए। तो इन अंतर से रिलेटेड मैंने आपके सामने इस बोर्ड पे पूरा इस अंतर से रिलेटेड टॉपिक को आपको दर्शाया, तो आपको ध्यान से समझना। ये जो बिंदु दे रखे हैं, इन बिंदु के आधार पर ठोस, द्रव, गैस में अपन क्या करेंगे? अंतर करेंगे। तो ये बिंदु आपको माइंड में रखना है। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर ठोस, द्रव, गैस में अपन क्या करेंगे? अंतर करेंगे। बात करते हैं पहला बिंदु आकार के बारे में। आकार को अपन इंग्लिश में साइज कहते हैं या आकृति कह सकते हैं। आकार के बारे में बात की जाए तो ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। याद रखना है, ठोस का आकार निश्चित होता है। याद भी रखना और समझना भी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल की ये ब्लू मार्कर है। ये ब्लू मार्कर क्या है? ठोस है। अब ठोस तो है लेकिन इसका आकार निश्चित है या नहीं है, तब प्रयोग करके देखते हैं। तो इस ब्लू मार्कर को यदि मैं टेबल के ऊपर रखूं तो भी इसका आकार वही रहेगा, हाथ के ऊपर रखूं तो भी आकार वही रहेगा, और किसी थाली के अंदर रखूं तो भी उसका आकार वही रहेगा। इसका मतलब ठोस का आकार बदलता नहीं है, और जिसका आकार नहीं बदलता वो कैसा रहेगा? निश्चित होता है। फिर बात करते हैं द्रव। तो द्रव का आयतन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। द्रव का आयतन कैसा होता है? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब उनका आकार बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपने एक गिलास के अंदर पानी लिया, जल लिया, तो उस जल का जो आकार है वो गिलास की तरह हो गया। उसी जल को यदि आप किसी बर्तन, भगोली के अंदर लोगे तो भगोली जैसी उसकी आकृति हो जाएगी। उसी जल को अपन आइस क्यूब जो होते हैं, जो अपन बर्फ जमाते हैं फ्रीजर के अंदर, उसके अंदर जल को डालोगे तो आइस क्यूब की आकृति का हो जाएगा। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जल का जो आकार होता है वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। जैसा पात्र होगा वैसा आकार में वो बदल जाएगा। तो आकार कैसा होगा? अनिश्चित होगा। फिर बात करते हैं गैसेस का। तो गैस का भी यही होता है। गैस को जिस पात्र में आप डालोगे वो उस पात्र का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक खाली गिलास लो, तो खाली गिलास के अंदर क्या है? वायु है। तो उस वायु गैस जो है वो गिलास की आकृति का हो गया। थाली के अंदर वायु उपस्थित है तो थाली की आकृति का, और किसी बंद कमरे के अंदर वायु उपस्थित है तो उसकी आकृति कैसे हो जाएगी? बंद कमरे की तरह। तो गैस का आकार भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो आपको याद रखना है
एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल के साथ समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल। साइंस को आप जितना ज्यादा समझोगे लॉन्ग टाइम आपको वो समझ याद भी रहेगी और आसानी से आप उसको समझोगे। तो आपको लॉन्ग टाइम यदि साइंस को याद रखना तो उसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो आकार निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है, ठोस का निश्चित, द्रव का अनिश्चित और गैस का अनिश्चित होता है। इसके बारे में टॉपिक क्लियर है। फिर बात करते हैं अपन आयतन से रिलेटेड। आयतन का मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, पहले भी मैंने बोला वीडियो देखोगे पहले तो ये वीडियो समझ में आएगी। तो आयतन का मतलब होता है किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, वो क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। अब आयतन की बात करें ठोस, फॉर एग्जाम्पल मार्कर का लेता हूं, मार्कर को फर्श के ऊपर रखूंगा तो वो इतना ही आयतन घेरेगा, हाथ के ऊपर रखूंगा तो भी उतना ही आयतन घेरेगा, और किसी बड़े से फर्श या बड़े से पात्र के अंदर रखूंगा तो भी उसका आयतन उतना ही होगा, यानी उसका आयतन भी क्या होता है? निश्चित। इसका मतलब ठोस वो पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। द्रव की बात करते हैं, द्रव का आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। कई बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, द्रव का आयतन निश्चित कैसे होता है। तो द्रव को यदि आप गिलास के अंदर डालोगे वो गिलास की आकृति का हो जाएगा, कटोरी के अंदर डालोगे कटोरी की आकृति का हो जाएगा, भगोनी के अंदर डालोगे भगोनी की आकृति का हो जाएगा। अब उसकी आकृति तो बदल रही है, लेकिन उस जल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 लीटर जल लिया, उस 1 लीटर जल को आप जब गिलास के अंदर डालोगे तो गिलास की आकृति का, भगोनी के अंदर डालोगे भगोनी की आकृति का। लेकिन जब उन गिलास और भगोनी में उपस्थित जो 1 लीटर जल है उसको आप फर्श के ऊपर गिराओगे तो दोनों द्वारा घेरा गया आयतन क्या होगा? समान होगा। इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि द्रव का जो आयतन होता है वो कैसा होता है? निश्चित होता है। ये ध्यान रखना आपको। साथ ही गैस के बारे में बात करें तो गैस को आप, जैसे आपने देखा होगा जो हवा के गुब्बारे आते हैं, गैस के गुब्बारे आते हैं, तो गैस के गुब्बारे में आप गैस को गुब्बारे में भरते हो, गुब्बारे की जैसी आकृति होती है वैसा उस गैस की आकृति बन जाती है। तो आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन भी अनिश्चित होता है, क्योंकि गैस के कण जो है वो अनियमित गति से गति करते हैं, उनकी गति नियमित नहीं होती और तीव्र होती, जिसके कारण अनियमित गति करने के कारण वो किसी पात्र में अधिक स्थान घेरते हैं तो कुछ पात्रों में कम स्थान घेरते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं किसी गुब्बारे के अंदर हवा भरता हूं तो उसमें जितना स्थान उस गुब्बारे में हवा ने घेरा है, उसी गुब्बारे में से हवा निकाल दो तो वो वायुमंडल में उससे ज्यादा स्थान गिरेगी, क्योंकि गैस के कण जो है वो अनियमित गति करते हैं, जहां उनको स्पेस दिखता है उस तरफ भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए गैसेस का जो आयतन होता है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। तो आयतन कैसा होगा? अनिश्चित। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है। आकार ठोस का निश्चित, द्रव का अनिश्चित, गैस का निश्चित, अनिश्चित। आयतन की बात करें ठोस का निश्चित, द्रव का निश्चित और गैस का अनिश्चित। अब आपको रटना नहीं है। अब इसको एक ट्रिक से अपन समझ सकते हैं कि ठोस हम सबसे पहले पढ़ रहे थे, आकार और आयतन दोनों निश्चित। गैस सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं तो दोनों अनिश्चित, और बीच में कौन बचा है? द्रव। तो द्रव का आकार कैसा होगा? अनिश्चित, और आयतन कैसा होगा? निश्चित होगा। तो आपको ऐसे अपन याद रख सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा समझोगे लॉन्ग टाइम आपको याद रहेगा, और समझने से किसी भी चीज में कंफ्यूजन कभी नहीं होती है। रटने से ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। फिर बात करते हैं दृढ़ता। अगला टॉपिक कौन सा ले रहे हैं अपन? दृढ़ता क्या है? तो दृढ़ता क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो दृढ़ता की यदि अपन बात करें तो दृढ़ता वो गुण है पदार्थ, जब भी किसी पदार्थ को तोड़ा जाता है, जैसे मैं कोयले को तोड़ रहा हूं, लकड़ी को तोड़ रहा हूं, तो तोड़ने पर पदार्थ तो टूट जाता है, लेकिन पदार्थ के जो कण है, उनके जो मूल कण है, उनकी आकृति में कोई परिवर्तन यदि नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाता है, यानी वो दृढ़ है, कठोर है। तो दृढ़ता की परिभाषा वापस बोल रहा हूं, जब भी किसी पदार्थ के ऊपर बाह्य बल लगाया जाता है और वो पदार्थ टूट जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन उस पदार्थ के मूल कण की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसमें दृढ़ता का गुण पाया जाता है। वही दृढ़ता का गुण ठोस में क्या होता है? सर्वाधिक। फॉर एग्जाम्पल यदि आप लकड़ी के कणों को लकड़ी को तोड़ते हो, यदि आप किसी कोयले को तोड़ते हो तो लकड़ी कोयला टूट तो जाएगा, लेकिन लकड़ी और कोयले में उपस्थित पदार्थ के जो मूल कण है उनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब वो क्या है? सर्वाधिक दृढ़ता किसमें होती है? ठोस में। इसलिए अपन कहते हैं ठोस कठोर वस्तु होती है, दृढ़ वस्तु होती है। फिर बात करें अपन द्रव की, तो द्रव के बारे में बात की जाए तो द्रव की दृढ़ता ठोस से क्या होगी? कम। तो द्रव की जो दृढ़ता है वो ठोस से कम होगी, क्योंकि द्रव में कण थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए उनकी दृढ़ता क्या होगी? कम। फॉर एग्जाम्पल यदि जल आपने लिया और जल के ऊपर एक लकड़ी आप मारोगे तो जल अपने एक
तो अब एक बार आप उसके ऊपर वायु बल लगाओगे तो जल के कण अलग अलग हो जाएंगे, और ज्यादा यदि आप उसके ऊपर वायु बल लगाते हो, या फॉर एग्जांपल जल को जब अपन गर्म करते हैं तो गर्म करने पर थोड़ी देर बाद जल के कण इतने दूर दूर चले जाते हैं कि वाष्प में बदल जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि द्रवों के अंदर जो दृढ़ता है वो ठोस से कम परंतु गैस से क्या होगी, अधिक होगी। और गैस के बारे में बात की जाए तो दृढ़ता सबसे कम। आप गैस को आप हाथ से भी आसानी से काट सकते हो क्योंकि उनकी दृढ़ता सबसे कम पाई जाती है। दृढ़ता के बारे में टॉपिक क्लियर है। अगला टॉपिक लेते हैं अपन अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल किसे कहते हैं? तो किसी भी पदार्थ के जो कण है, फॉर एग्जांपल ये मैंने पदार्थ लिया कोई भी, उस पदार्थ की में बहुत सारे कण, तो इन दो कणों के मध्य, किसी भी पदार्थ के दो कणों के मध्य जो आपस में एक फोर्स लगता है, वो फोर्स इन दोनों कणों को आपस में जोड़े रखने का काम करता है, और वही फोर्स क्या कहलाता है? अंतराण्विक आकर्षण बल। तो अंतराण्विक आकर्षण बल कौन सा बल है? अंतराण्विक आकर्षण बल पदार्थ का वो आकर्षण बल है जो पदार्थ के कणों में या पदार्थ के दो कणों में उपस्थित वो आकर्षण बल जो पदार्थ के कणों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और ये अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस में यदि अपन बात करें तो ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? सबसे अधिक होता है। गैस में द्रव की बात करें तो ठोस से कम होगा द्रव में, जबकि गैस से क्या होगा? अधिक होगा। और गैस की बात की जाए तो अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे कम होता है। जैसे एग्जांपल समझाता हूं, मैंने दो लड़कों का 3 समूह बनाया, 2 लड़के एक समूह में, फिर 2 लड़के एक समूह में, फिर 2 लड़के एक समूह में। पहले समूह को ए, दूसरे समूह को बी और तीसरे समूह को सी नाम दिया। पहले समूह में जो 2 लड़के हैं उन दोनों लड़कों ने अपने आप को अंगुली से पकड़ के रखा, 2 अंगुलियों से पकड़ के रखा। दूसरे समूह जो बी समूह है उसमें उपस्थित लड़कों ने अपने आप को हाथों से पकड़ के रखा है। और तीसरे समूह जो सी समूह उसमें उपस्थित लड़कों ने अपने आप को कमर से पकड़ के रखा, यानी एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर उनको पकड़ रखा। अब उस स्थिति में जब आपको उन तीनों समूह में उन दोनों व्यक्तियों को अलग करना है तो ज्यादा बल किसमें लगाना पड़ेगा? ज्यादा आकर्षण बल किसमें दिखेगा आपको? ए, बी या सी में? ऑब्वियसली सी के अंदर, क्योंकि सी में जो वो दोनों व्यक्ति खड़े हैं वो एक दूसरे से कमर से कस के बंधे हुए, और जब कमर से कस के बंधे हुए वो दोनों पास पास में उपस्थित है, और पास में उपस्थित है तो उनके मध्य जो आकर्षण बल है, अंतराण्विक आकर्षण बल है, वो बहुत अधिक है। तो बहुत अधिक होने की स्थिति में अपन कह सकते हैं ठोस की स्थिति है, ठोस में कण क्या होता है? पास होते हैं, तो अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल केस सी। द्रव की बात की जाए तो द्रव में कण थोड़े दूर होते हैं। फॉर एग्जांपल केस बी के अंदर दोनों हाथों से बंधे हुए थे, और हाथों से बंधे होने के कारण ठोस से तो कम है अंतराण्विक आकर्षण बल, लेकिन गैस से क्या होगा? अधिक होगा। और यदि अपन द्रव की बात करें तो द्रव के अंदर जो अंतराण्विक आकर्षण बल की मैं बात कर रहा हूं गैस के अंदर, द्रव के अंदर तो क्या होगा? ठोस से कम, लेकिन गैस से अधिक, क्योंकि हाथ से बंधे हुए केस बी। और केस ए के अंदर आपने देखा दोनों अंगुली से बंधे हुए, इसका मतलब दोनों के मध्य आप थोड़ा सा उनके ऊपर बल लगाओगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। इसका मतलब ये कौन सी स्थिति है? केस ए की स्थिति कौन सी? गैसीय स्थिति, जिसमें कण बहुत ज्यादा दूर है। इसका मतलब अंतराण्विक आकर्षण बहुत ज्यादा क्या होगा? कम होगा। तो इसको आप इस एग्जांपल से आसानी से समझ गए होंगे कि अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस में अधिक क्यों होता है, क्योंकि ठोस में कण पास होते हैं, और पास होने पर अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक लगता है। वही द्रव में ठोस से कम, गैस से अधिक, और गैस में बात करें तो सबसे कम होता है। इसी बात रिक्त स्थानों की बात करें तो हम जानते हैं ठोस के कण बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, और नजदीक होने के कारण इनमें रिक्त स्थान सबसे कम पाया जाता है। यूं कहे कि नगण्य रिक्त स्थान पाया ही नहीं जाता, बहुत कम पाया जाता है। तो वो किसके अंदर? ठोस में। जैसे मैंने आपको चित्र में बता रखा है, बोर्ड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ठोस उपस्थित है उस ठोस में कण इतने पास है कि उनके मध्य रिक्त स्थान उपस्थित नहीं है। साथ ही अपन द्रव की बात करें तो द्रव में रिक्त स्थान उपस्थित है, थोड़े दूर होते हैं। तो रिक्त स्थान यदि अपन बात करें सबसे कम ठोस में, द्रव की बात करें तो ठोस से अधिक रिक्त स्थान है, लेकिन गैस से कम है। और गैस के बारे में बात करें तो गैस में कण इतने ज्यादा दूर है कि आप इन रिक्त स्थानों की बात करोगे तो सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किसके अंदर पाया जाता है? गैस के अंदर पाया जाता है। ये रिक्त स्थान की बात होगी। अब बात करते हैं अपन संपीड़ितता की।
संपीड़ितता की परिभाषा क्या है, पहले ये समझो। संपीड़ितता को इंग्लिश में कंप्रेशन कहा जाता है। संपीड़ितता की परिभाषा, जब भी किसी पदार्थ के ऊपर जब दाब लगाया जाता है तो दाब लगाने पर उस पदार्थ में उपस्थित जो मूल कण है वो मूल कण क्या आ जाता है, पास पास आ जाता है। और उन मूल कणों के पास आने में ये यूं कहे, जब किसी पदार्थ के ऊपर दाब लगाया जाता है और पदार्थ के मूल कण जितने ज्यादा पास आएंगे उनकी संपीड़ितता उतनी ही ज्यादा होगी। रिपीट कर रहा हूं, वापस ध्यान से सुनना। जब भी किसी पदार्थ के ऊपर अत्यधिक दाब लगाया जाता है तो दाब लगाने के कारण उनके मूल कण आपस में क्या हो जाता है, पास पास आ जाता है। और जितने ज्यादा पास आएंगे उनकी संपीड़ितता उतनी ही अधिक होगी। अब पास आने के लिए कणों के मध्य क्या उपस्थित होना चाहिए, रिक्त स्थान। फॉर एग्जाम्पल ठोस के बराबर, तो ठोस में रिक्त स्थान न के बराबर है, तो क्या उनकी संपीड़ितता अधिक होगी या कम होगी, कम होगी, सबसे कम होगी, यानी नगण्य होगी। यदि आपको बोला जाए लो लकड़ी को आप हाथों से दबाओ, कंप्रेस करो, संपीड़ित करो, तो आप उनको नहीं कर पाओगे, क्योंकि लकड़ी के अंदर जो कण उपस्थित है वो कण इतने ज्यादा पास पास है कि और दाब लगाकर उनको पास नहीं लाया जा सकता है। तो सबसे कम संपीड़ितता कंप्रेशन किसमें होता है, ठोस के अंदर होता है। फिर द्रव के बारे में बात की जाए तो द्रव के बारे में यदि अपन बात करें तो द्रव के कण आप देख सकते हो दूर दूर है, और जब द्रव के कण एक दूसरे से दूर दूर है तो आप उसको दाब लगाकर कुछ सीमा तक क्या कर सकते हो, पास पास ला सकते हो। तो इसका मतलब द्रव के अंदर संपीड़ितता जो है वो ठोस से क्या होगी, अधिक, ठोस से क्या होगी, अधिक, लेकिन गैस से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि गैस के कण और ज्यादा दूर दूर है। और गैस की संपीड़ितता यदि अपन बोले तो सर्वाधिक होती है, संपीड़ितता सर्वाधिक गैस की क्यों होती है, क्योंकि गैस के कण बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। आप दाब लगाकर उन कणों को बहुत ज्यादा पास पास ला सकते हो, संपीड़ितता बहुत ज्यादा होती है, तो उसका कारण। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है, एलपीजी को लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसलिए कहते हैं, ये लिक्विड शब्द जो लगा यहाँ पर, लिक्विड शब्द जो यहाँ लगा है वो कंप्रेसिंग के कारण लगा। कैसे कि इस पेट्रोलियम गैस को, जब पीजी यहाँ पर जो उपस्थित है वो है पेट्रोलियम गैस, जब पेट्रोलियम गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है तो गैस के कण क्या आएंगे, पास पास आएंगे, और गैस के कण जब पास पास आएंगे वो किस में बदल जाएंगे, द्रव के अंदर बदल जाएंगे। गैस के कण जब पास पास आएंगे वो किस में बदलेंगे, द्रव के अंदर। पास पास कणों का किसका गुण है, द्रव का। और इसके कारण उस पेट्रोलियम गैस को अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड। लिक्विड का मतलब द्रव। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसको कंप्रेसिंग करके सिलेंडरों में भरा जाता है। तो घरेलू गैस जो अपन ईंधन के रूप में प्रयोग लेते हैं, खाना पकाने के गैस के रूप में, तो वो एलपीजी गैस लिक्विड क्यों कहलाती है, क्योंकि उसको कंप्रेसिंग करके सिलेंडरों में भरा जाता है। साथ ही सीएनजी गैस, तो सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेसिंग नेचुरल गैस। कंप्रेसिंग वर्ड आ रहा है, कंप्रेसिंग का मतलब संपीड़ित, यानी यहाँ पर सी वर्ड क्यों आया है, सी वर्ड आया कंप्रेसिंग के कारण। यानी जब नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है तो कंप्रेस करने के कारण नेचुरल गैस संपीड़ित हुई, और संपीड़ित करके उसको भरा, इसलिए उसके नाम के आगे क्या जुड़ गया है, सी, कंप्रेसिंग, कंप्रेसिंग नेचुरल गैस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस क्यों कहते हैं नेचुरल प्राकृतिक गैस को, क्योंकि उसको उच्च दाब पर सिलेंडरों में भरा जाता है, और उच्च दाब पर सिलेंडरों में भरा है तो आपने संपीड़ित किया, इसलिए उसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। ये आपको थोड़ा समझना है। फिर अपन बात करते हैं विसरण के बारे में। तो विसरण किसे कहते हैं, तो विसरण की परिभाषा याद रखना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ स्वतः ही एक दूसरे से मिलना स्टार्ट कर ले, मिलना प्रारंभ कर ले, तो उससे अपन क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। आपने नदी को देखा होगा, नदी का पानी सदैव गति करता रहता है, इसमें किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही यदि अपन बात करें वो किस ओर गति करता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। जहां नदी का पानी अधिक होगा और जहां नदी का पानी कम होगा तो वो अधिक से किस ओर जाएगा, कम, स्वतः ही जाता है। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विसरण। तो विसरण की परिभाषा दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः ही गति करना, स्वतः ही आपस में मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे आपने एक फर्श के ऊपर एक गिलास पानी डाला, उसी के पास जो फर्श, उसी के कुछ दूरी पर आपने उस दूसरे फर्श, यानी फर्श वो एक ही है लेकिन आपने थोड़ी दूरी पर आपने 2 गिलास जल डाला, तो आप देखोगे वो दोनों जल आपस में मिलना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि एक अधिक दाब का क्षेत्रफल, एक कम दाब का क्षेत्रफल, तो स्वतः ही पानी गति करने लगता है।
तो बात करते हैं विसरण के बारे में। तो ठोस के कण बहुत ज्यादा पास पास है। अब जैसे आपने एक गिलास के अंदर रेत डाली और रेत को आप गिराओ, तो क्या रेत स्वतः ही गति करती है? करती तो है, लेकिन बहुत कम करती है। इसका मतलब ठोस का जो विसरण की प्रक्रिया वो सबसे कम होनी होती है, अपन क्यों कह सकते हैं? नगण्य कह सकते हैं। फिर बात करें द्रव के बारे में। पानी, एक गिलास के अंदर पानी लिया, गिरा दिया, तो पानी रेत की तुलना में अधिक दूरी तक गति करता है। इसका मतलब उसकी विसरण की प्रक्रिया ठोस से क्या होगी? अधिक होगी। तो यदि अपन बात करें विसरण की प्रक्रिया द्रव के अंदर ठोस से अधिक, क्योंकि वो अधिक दूरी तक गति करता है, लेकिन गैस से क्या होगी? कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने किसी कमरे के कोने में एक अगरबत्ती जलाई, तो अगरबत्ती से जो धुआं निकलेगा वो पूरे कमरे को और आसपास के कमरों को भी क्या कर देगा? सुगंधित कर देगा। तो गैस के कण और अधिक दूरी तक क्या करते हैं? विसरित होते हैं। एक सिलेंडर से यदि हल्की सी, जैसे एलपीजी सिलेंडर है, उससे हल्की सी भी यदि गैस लीक हो जाए, तो वो आसपास के घरों में भी उसकी गंध अपन को महसूस होती है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि गैस की जो विसरण की क्षमता वो बहुत अधिक होती है। तो सर्वाधिक विसरण किसमें होता है? गैस के अंदर होता है। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया विसरण से। अब लेते हैं घनत्व। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहा जाता है। घनत्व की परिभाषा समझना। घनत्व किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु द्वारा एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान। तो किसी भी वस्तु में एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान होगा वो उसका क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा। तो घनत्व का यदि आप सूत्र देखो, तो घनत्व का सूत्र आप देखोगे D बराबर m बटा v। ये घनत्व का सूत्र है। और घनत्व का सूत्र में D है डेंसिटी घनत्व, m है मास द्रव्यमान, v है वॉल्यूम आयतन। तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक समझते हैं कि भाई ठोस द्रव गैस में घनत्व किसका अधिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया? एक बर्फ का टुकड़ा लिया। उस बर्फ के टुकड़े को आपने क्या किया? एक बर्फ का जो टुकड़ा आपने लिया है, उस बर्फ के टुकड़े को अपन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर द्रव्यमान समान कर रहे हैं। तो बर्फ का टुकड़ा जो आपने लिया, माना कि 5 लीटर का आपने बर्फ का टुकड़ा लिया, यानी 5 किलोग्राम का आपने ठोस मानते हैं, किलोग्राम ठोस को किलोग्राम मापते हैं, तो 5 किलोग्राम का आपने ठोस का एक बर्फ का टुकड़ा लिया। उसको आपने किसी पात्र के अंदर रखा। अब पात्र के अंदर रखने की स्थिति में अब उसका आयतन देखो, तो वो कितना आयतन घेरता है, तो उस पात्र के अकॉर्डिंग अपन ने माप लिया। फिर अपन क्या करते हैं? उस बर्फ को गर्म करते हैं, और गर्म करने के दौरान बर्फ जो है ठोस किस में बदलेगा? द्रव में बदलेगा, और द्रव में बदलेगा तो कण दूर दूर जाएंगे, तो आयतन द्रव का और बढ़ गया। और ज्यादा जब गर्म करेंगे तो कण और ज्यादा क्या जाएंगे? दूर दूर जाएंगे। इसका मतलब आयतन और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसका मतलब ठोस का आयतन कम, गैस द्रव का ज्यादा, और गैस का और ज्यादा। तो सबसे कम आयतन जो है वो किसका है? ठोस का। आयतन कम है तो घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। इसका मतलब ठोस का आयतन कम होने के कारण, स्थान कम घेरने के कारण उसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। द्रव ठोस की तुलना में आयतन अधिक घेरता है, क्योंकि कण दूर दूर है। तो आयतन अधिक घेरेगा तो घनत्व क्या होगा? कम। किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। फिर यदि अपन बात करें गैस से रिलेटेड, तो गैस से में यदि अपन बात करें तो गैस के कण जो है वो और दूर दूर होते हैं। तो गैस के कण जब और दूर दूर होंगे तो आयतन और ज्यादा घेरेंगे, और जब आयतन और ज्यादा घेरेंगे, वॉल्यूम और ज्यादा घेरेंगे, तो डेंसिटी और ज्यादा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा घनत्व होता है ठोस का, फिर द्रव का, तो द्रव का ठोस से कम, गैस से अधिक, और सबसे कम घनत्व किसका होता है? गैस का होता है। और घनत्व के आधार पर ही किसी भी वस्तु का तैरना या डूबना होता है। जिस वस्तु का घनत्व अधिक होगा वो वस्तु डूब जाएगी दूसरी वस्तु की तुलना में। जैसे माना ए और बी दो वस्तु लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल पानी और कील लिया मैंने। पानी का घनत्व कील से कम है और कील का घनत्व पानी से अधिक है। क्यों? कील ठोस है और पानी द्रव है। पानी का घनत्व, पानी द्रव है, कील ठोस है, तो ठोस का घनत्व कील का अधिक है, ठोस का घनत्व द्रव से अधिक होगा, तो कील का घनत्व पानी से अधिक है। जब कील को आप पानी के अंदर रखोगे तो वो डूब जाएगी। क्यों डूबेगी? क्योंकि कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए वो क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। और वही यदि अपन कोई बर्फ या लकड़ी का टुकड़ा ले, तो लकड़ी का टुकड़ा ठोस है, उसके बावजूद भी वो पानी के ऊपर तैरता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न क्या आएगा? कील पानी में डूब जाती है परंतु लकड़ी का कॉर्क
या बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता उसका कारण बताइए, बल्कि ये दोनों ठोस है। तो हम बात करते हैं बर्फ और लकड़ी के टुकड़े की, तो लकड़ी का कॉर्क और बर्फ, इन दोनों पदार्थों में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और छिद्र में क्या आ जाती है, वायु आ जाती है, और वायु आने के कारण वो क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने के कारण उनका घनत्व कम हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, पानी के कंपैरिजन में। तो घनत्व कम होने के कारण वो उसके ऊपर तैरते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से पूछा जाता है। फिर यदि अपन बात करें एग्जाम्पल से रिलेटेड, तो घनत्व से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो मेरे आप स्क्रीन पर अंतिम में देख सकोगे, और इनके उत्तर आपको इस वीडियो को समझ के फिर सॉल्व करना। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में रबर। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि रबड़ का तो आकार परिवर्तित हो जाता है, जैसे रबड़ को खींचोगे तो आकार परिवर्तित हो गया, तो ये ठोस कैसे, लेकिन जैसे आप उसको छोड़ोगे तो वो अपनी मूल आकृति में आ जाएगा। इसका मतलब ठोस पदार्थ अपनी आकृति में परिवर्तन का विरोध करते हैं, और ये गुण रबड़ के अंदर है। तो रबड़ क्या है, ठोस है। स्पंज की बात करें, आप कहोगे कि स्पंज को तो संपीड़ित कर सकते हैं, स्पंज को संपीड़ित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है। अब इस डस्टर को आप क्या मानोगे, ठोस, द्रव, गैस, ऑब्वियसली ठोस। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, संपीड़ित कर सकता हूँ। तो संपीड़ित कर सकता हूँ तो इसका मतलब तो ये ठोस है ही। ठोस में तो संपीड़न क्या होता है, नगण्य होता है। इसका संपीड़न हुआ कैसे, तो अपन इसमें क्या लेंगे, स्पंज या डस्टर के मध्य में सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें क्या आ जाती है, वायु आ जाती है। और जब हम इनका संपीड़न करते हैं तो छिद्र पास में आ जाते हैं, या ये कह सकते हैं वायु बाहर निकल जाती है, और वायु बाहर निकलने के कारण आप उसको आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही छोड़ोगे वो अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ठोस है। फिर बात करें बर्फ, ठोस है। पेन ठोस है, लकड़ी, कोयला, पत्थर, और भी बहुत सारे एग्जांपल ठोस के हो सकते हैं। द्रव के बारे में बात की जाए, शरबत, तेल, जूस, पेट्रोल, केरोसिन, जल, ये सभी द्रव के एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। गैस के बारे में बात करें, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घरों में ईंधन के रूप में उपयोग में ली जाती है। सीएनजी, वाहनों में ईंधन के रूप में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हाइड्रोजन गैस, जो कि गुब्बारा फुलाने वाला जो व्यक्ति है वो इस हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, उपयोग करता है गुब्बारा फुलाने के लिए। और साथ ही रॉकेट के अंदर जो ईंधन इस्तेमाल होता है वो भी कौन सा, हाइड्रोजन गैस। ये भी आपको याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल इसके। अब ये जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है वो पदार्थ की अवस्था से रिलेटेड है। इस टॉपिक में जो भी प्रश्न आ रखे हैं वो प्रश्न आप मेरे इस यूट्यूब की वीडियो की स्क्रीन पे देख सकते हो, और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आ रखे हैं उन सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। आपको मैं वही प्रश्न सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं जो इस YouTube में मैंने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा और भी आपके माइंड में, आपके मन के अंदर कुछ भी क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आप मुझे मैसेजिंग बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको विस्तार से उसके बारे में समझा दूंगा। तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो आप शीघ्र ही इसे सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही साथ इसको क्या करना, आपको शेयर भी करना है, अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचाना है, ताकि इस वीडियो का जो लाभ है, जो उपयोग है, वो सभी ले सके। धन्यवाद।